लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये है फर्स्ट 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। और चौथी पिलर है मीडिया। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। ये सर्कस वाली क्लिप किसने लगाई? आई एम टॉकिंग अबाउट द 4th पिलर, मीडिया। मीडिया जो है वो लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस सारे सिस्टम का, चौथा बड़ा पाया। मीडिया जो है चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। In India, do you believe that media is actually the 4th pillar of the democracy? मीडिया उस पावर का नाम है जो किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तक की नींद उड़ा सकता है, जो बिना डरे उनकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे सवाल पूछ सकता है कि उनकी हलक सूख जाए। Can I put to you the findings of the Shah Commission, which was set up to inquire whether there were any cause to take you to court and have you condemned for excesses, abuses of power? Prime Minister, you say you have to make compromises. There can't be any compromise with corruption. No. And there cannot be a compromise even if you're running a coalition government. Why can't you say that you regret the killings that happened? Allowed to rest. पर आज 2024-25 आते आते इसी पावरफुल मीडिया का क्या हाल बन गया है? पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? सच बताइए, why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं? कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो वो आपके वाले नहीं है। आज सर फॉर्म में एकदम। हाँ सर, एकदम फॉर्म में। ये क्या हो रहा है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि मीडिया की सारी पावर खत्म हो गई है? अब वो आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ नहीं पा रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है कि जो कभी अच्छों की रातों की नींद उड़ा देता था, आज वो सर्कस बनता जा रहा है? कराची को कब्जे में बोल दे। कराची को ले लिया है कब्जे में भारत की सेना। न्यूज ने इस्लामाबाद बोल दिया, मैं क्या बोलूं? पोर्ट बोल देता हूं। भारत की सेना ने कब्जे में कर लिए हैं पोर्ट। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मीडिया 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी से एक चीप डेली इंटरटेनमेंट का सोर्स बनता जा रहा है, जहां न्यूज के नाम पे कुछ भी दिखाया जा रहा है। सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात करने को छोड़कर 4 लोगों को बिठाकर आपस में लड़वाया जा रहा है। जो मीडिया किसी वक्त पर पावर में बैठे लोगों से सवाल पूछने से जरा भी डरते नहीं थे, आखिर क्यों वो आज गवर्नमेंट की फेलियर और गंदगी को पब्लिक से छुपाने वाले कर्मचारी बनते जा रहे हैं? I will defend the Prime Minister of my India. Why will I not defend? उन्हें भी पता है कि उनकी इन हरकतों के कारण उनकी क्रेडिबिलिटी, वैल्यू और रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उन्हें भी पता है कि ये बिना किसी प्रॉपर फैक्ट चेक किए किसी भी इंफॉर्मेशन को टेलीकास्ट कर देने से उनकी ऑथेंटिसिटी पूरी तरह खत्म होती जा रही है। उनके व्यूअर्स के अंदर जो ट्रस्ट है वो पूरी तरह खत्म हो रही है। पर फिर भी इन सारी चीजों को जानने के बावजूद वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? चाहे सुशांत सिंह राजपूत साइड का केस हो, रिया चक्रवर्ती गाड़ी में मौजूद है। रिया चक्रवर्ती पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके आई सीमा हैदर का केस हो, सीमा सचिन ने नया घर बना लिया है और इस खूबसूरत घर के अंदर की तस्वीरें बेहद ही शानदार हैं। या फिर मोस्ट रिसेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर की इंसिडेंट हो। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। जब मैंने और मेरी टीम ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि हम जो इन एंकर्स पे गुस्सा होते हैं, इन्हें गालियां देते हैं, एक्चुअल में इसके जिम्मेदार पूरी तरह ये लोग हैं ही नहीं, बल्कि ये तो बस पियादे हैं। असली गेम तो कोई और ही प्ले कर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन है जो बड़े ही सातिर तरीके से हमारे आंखों के सामने हमारी इस 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को सर्कस बनने पे मजबूर कर रहा है? वेल, चीजें इतनी सिंपल भी नहीं है जितना हमें लगता है। तो आइए आज के इस डॉक्यूमेंट्री में इसे समझने की कोशिश करते हैं। In mainstream media, I've worked for almost 15 years. There were a few stories which I really wanted to do while being there, but I could not. Mainstream television news in India is pretty much failing people when it comes to catering to public interest. अपने आप को बताना पड़ेगा कि ये मीडिया एक समस्या है इस देश के लिए। ये हमारे देश के न्यूज चैनल्स को क्या हो गया आज? सुबह शाम एक ऐसी भड़काऊ बहस कराकर देश का माहौल खराब करते हैं, एक्यूरेट रिपोर्टाज करते ही नहीं। चाहे डेमोक्रेसी हो या बिजनेस, अगर उसके पिलर्स मजबूत ना हो तो सिस्टम को सिंक में रख पाना बहुत ही मुश्किल टास्क बन जाता है। और इसीलिए किसी भी बिजनेस को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए, उसे सिंक में रखने के लिए ओडू जैसे प्लेटफॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओडू एक सिंपल टू यूज बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसे छोटी बड़ी हर कंपनी अपने बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए यूज कर सकती है। आपको आपके इनवॉइस मैनेज करने हो, ई कॉमर्स हैंडल करना हो, इन्वेंट्री मैनेज करनी हो, परचेसिंग का हिसाब रखना हो, सेल्स ऑप्टिमाइज करना हो या फिर HR रिलेटेड
कोई भी एक्टिविटीज मैनेज करनी हो, इन सब के अलावा भी बहुत सारे बिजनेस मैनेजमेंट इश्यूज के लिए ओडू एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जिसके 12 मिलियन प्लस एक्टिव और सेटिस्फाइड यूजर्स हैं। और सबसे बड़ी बात, ओडू की फर्स्ट एप्लीकेशन लाइफ टाइम के लिए फ्री है विद अनलिमिटेड होस्टिंग, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। और जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता है वैसे वैसे आप इनके और भी टूल्स को बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप भी अपने बिजनेस के सिस्टम को, उसके पिलर्स को स्ट्रॉन्ग और सिंक में रखकर ग्रो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आज ही ओडू को यूज करना शुरू करें। तो चलिए डॉक्यूमेंट्री में आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी यानी किसी भी कंट्री का अल्टीमेट पावर उस कंट्री के रह रहे लोगों के हाथ में होना। और जिस तरह किसी भी चीज को स्टेबल रहने के लिए उसकी रूट मजबूत होनी चाहिए, उसके कुछ स्ट्रॉन्ग पिलर्स होने चाहिए, इसी तरह डेमोक्रेसी को स्टेबल रखने के लिए भी टोटल 4 पिलर्स हैं। पहली पिलर है लेजिस्लेचर, यानी एक ऐसी एंटिटी जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की पावर रखती हो। ये होते हैं वो लोग जिन्हें हम आम जनता खुद अपनी विल से चुनते हैं ताकि ये हमारी सिचुएशन को समझकर हमारे लिए जो बेहतर है उसके अकॉर्डिंग लॉ बनाए। और ये होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। दूसरी पिलर है एग्जीक्यूटिव, यानी ऐसी एंटिटी जो पास किए गए लॉज को इम्प्लीमेंट करती है और इनके हाथ में कंट्री की सारी रिसोर्सेज होती है। ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स या किसी किसी कंट्री में प्रेसिडेंट। तीसरी पिलर है जुडिशियरी, यानी एक ऐसी एंटिटी जो ये इंश्योर करती है कि उस कंट्री का हर एक इंसान, फिर वो चाहे कॉमन मैन हो, लेजिस्लेचर का मेंबर हो या एग्जीक्यूटिव का मेंबर हो, उस कंट्री के रूल बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हो, यानी उस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कोई लॉ, कोई रूल या इवन उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर इस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ भी करते हो तो उन्हें अकाउंटेबल रखना और प्रॉपर पनिशमेंट दिलवाना। ये होते हैं कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, जजेस वगैरह। ये तीनों पिलर्स के पास अपने अपने पावर्स हैं और जब किसी के पास इतना ज्यादा पावर हो तो कभी कभी वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए मिसयूज भी कर सकते हैं। किसी को क्या ही पता चलेगा, है ना। पर यहाँ आती है फोर्थ और आखिरी पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मीडिया। फर्स्ट 3 पिलर्स में कोई भी पब्लिक से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं था, यानी आपने वोट दिया और आपका कनेक्शन वहां से खत्म हो गया। आपको कुछ भी पता नहीं चलता कि बंद कमरे में पावर में बैठे लोग क्या डिसीजंस ले रहे हैं, कंट्री की रिसोर्सेस, आपकी रिसोर्सेस के साथ वो क्या कर रहे हैं। पर मीडिया इस गैप को फिल करती है। आप इसे एक पैसे से भरे शॉप में सीसीटीवी कैमरा समझ सकते हो। चोर को इतने सारे पैसे देखकर लालच आ सकता है पर वो चोरी कर नहीं पाएगा क्योंकि उसे सीसीटीवी में पकड़े जाने का डर है। और यही डर का काम एक डेमोक्रेसी में मीडिया करती है। मीडिया डेमोक्रेसी का वो पिलर है जो पहले तीनों पिलर्स पे अपनी आंखें टिकाए रखता है और उनके अंदर ये डर बनाए रखती है कि आपको हर वक्त बिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं। पूरे देश तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी हो या फिर बिलियंस ऑफ लोगों के सोच को कंट्रोल करना हो, जहां एक आम इंसान नहीं पहुंच सकता है वहां पहुंचकर हमें लाइव अपडेट्स देना हो या स्टिंग ऑपरेशन करके बड़े बड़े स्कैम्स बाहर लाना हो। Our undercover reporters found official candidates of various parties trying to buy votes to ride to power. हर जगह मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, पर 2025 में तो हमारे पास मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा भी हजारों लाखों सोर्सेस है इन्फॉर्मेशन की। तो आपको लग सकता है कि अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट? नहीं, आज मेन स्ट्रीम मीडिया की इंपॉर्टेंस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि आज इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना इतना ईजी हो गया है कि कोई भी शख्स अपने घर पे बैठे बैठे किसी भी इंफॉर्मेशन को मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचा सकता है। और ऐसे में देयर इज अ हाई चांस कि वो इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन हो, वो फैक्ट नहीं बल्कि रूमर्स हो। ऐसे में मेन स्ट्रीम मीडिया ही है जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट रिसर्चर्स बैठे हैं जिनके पास सालों की एक्सपीरियंस है फैक्ट चेक करने की, जिन्हें पता है कि किसी चीज की गहराई में पहुंचकर ये कैसे पता करें कि वो फैक्ट है या रूमर, जो ऑन द स्पॉट उस इवेंट के लोकेशन पे पहुंचकर रिपोर्टिंग कर सकती है, जिनके पास राइट्स और एक्सेस है गवर्नमेंट में बैठे लोगों से डायरेक्ट सवाल पूछने की, पावर में बैठे लोगों से डायरेक्ट सवाल पूछने की, जो एक्सेस हमारे या आपके पास नहीं है। और इसीलिए आज 21st सेंचुरी में मेन स्ट्रीम मीडिया की इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा है। पर अगर इस पिलर को तोड़ दिया गया, अगर इस पिलर को कमजोर कर दिया गया, अगर इस पिलर को खोखला कर दिया गया तो हमारी डेमोक्रेसी कोलैप्स हो सकती है क्योंकि फिर पावर में बैठे लोगों को कोई डर नहीं होगा कि उनके हरकतों के लिए उनसे सवाल पूछा जाएगा। उन्हें कोई डर नहीं होगा कि बिलियंस ऑफ लोग उनकी हरकतों को देख रहे हैं। और ये डर का खत्म हो जाना, इस 4th पिलर का टूट जाना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सही नहीं है। पर अफसोस की बात यह है
है कि इस पिलर को ऑलरेडी तोड़ा जा रहा है। कुछ तो बिल्कुल ही टूट चुके हैं, कुछ टूटने वाले हैं, और जो नहीं टूट रहे हैं उनकी नामो निशान मिटा दी जा रही है। जिस मीडिया की पावर कभी ऐसी हुआ करती थी कि अच्छों की नींद उड़ा दे, आज उसी मीडिया को प्रॉपर प्लानिंग के तहत एक सर्कस बनने पे मजबूर किया जा रहा है। फैक्ट चेकिंग, क्रूशियल क्वेश्चनिंग, पावर में बैठे लोगों को अकाउंटेबल रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मीडिया से गायब होती जा रही है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर वो कौन लोग हैं, वो क्या सिचुएशंस है जो इस पिलर को तोड़ रही है? आइए समझते हैं। कोविड के दौरान जर्नलिस्ट रूबेन बैनर्जी के लीडरशिप में आउटलुक पे एक कवर स्टोरी पब्लिश की जाती है, क्रिटिकल ऑफ द मोदी गवर्नमेंट्स हैंडलिंग द कोविड पैंडेमिक। जिस दिन ये स्टोरी पब्लिश होती है उसी दिन ये वायरल हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है? मैनेजमेंट की टीम रूबेन बैनर्जी को बोलती है कि हम ऐसी स्टोरी पब्लिश नहीं कर सकते हैं। बैनर्जी को उनके रोल से हटा दिया जाता है और कवर स्टोरी मैगजीन के वेबसाइट से हमेशा के लिए डिसअपेयर हो जाती है। और ऐसी एक स्टोरी नहीं है, बल्कि ऐसी स्टोरीज की लंबी लिस्ट पड़ी है। कुछ तो हमारे सामने आ पाते हैं और कुछ हमारे सामने कभी नहीं आ पाते। Abhisar Sharma has also been suspended for 15 days soon after he anchored a show critiquing the failure of law and order in Uttar Pradesh. और कहीं न कहीं ये इंसिडेंट्स हमारे करंट जर्नलिज्म और मीडिया के हाल की पूरी स्टोरी बयान कर देता है। पर समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। एक वक्त था जब इंडिया में न्यूज के नाम पे हमारे पास हुआ करती थी दूरदर्शन। हम अपने सारे काम छोड़कर एक डिसाइडेड वक्त पर टीवी या रेडियो ऑन करके बैठ जाते थे। हम बड़े ही पेशेंस के साथ वेट करते थे ये जानने के लिए कि आज की लेटेस्ट न्यूज क्या है। पर आज सिनेरियो पूरी तरह बदल चुकी है। आज उसी एक न्यूज को हम तक पहुंचाने के लिए इंडिया में मोर देन 400 मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, हजारों न्यूज की वेबसाइट्स हैं। अब ऐसे में क्वेश्चन ये है कि आप किस न्यूज चैनल से, आप किस वेबसाइट के जरिए लेटेस्ट न्यूज जानना चाहोगे। और लगभग सारे न्यूज चैनल्स प्राइवेट ओनरशिप पे रन हो रहे हैं, यानी ये सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह इन्हें भी सर्वाइव करने के लिए जरूरी होता है प्रॉफिट और रेवेन्यू। और उनके पास इन्हें जनरेट करने का क्या रास्ता है? बस एक, और वो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के अटेंशन को ग्रैब करना। जितने ज्यादा लोगों की अटेंशन, उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, उतनी टॉप रैंकिंग, उतनी ज्यादा एड्स और उतना ही ज्यादा रेवेन्यू। ऐसे में सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों के अटेंशन को होल्ड किया जाए। और अब शुरू होती है कंपटीशन। कौन कितने ज्यादा वक्त के लिए कितने ज्यादा लोगों को अपने चैनल पे रोक सकती है। और क्या लगता है ये चीज बहुत सिंपल है कि आप आए और बहुत ही इत्मीनान के साथ न्यूज बताकर चले गए कि नमस्कार, आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नमस्कार। आज के समाचारों में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित। बल्कि जरूरत है सेम न्यूज को थोड़ा मजेदार बनाने की, थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रामा करने की, एक्स्ट्रा चिल्ला चिल्ली करने की, लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा डर जगाने की, लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा गुस्सा जनरेट करने की, लोगों के इमोशन को पीक पर ले जाने की, ताकि न्यूज अब सिर्फ न्यूज न रह जाए। क्योंकि लोगों को चाहिए कुछ तड़कता भड़कता। ऐसे में अगर एक चैनल चीजों को थोड़ा ड्रामेटिक बनाती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसी चैनल को देखने लगते हैं। अब बाकी चैनल्स ने देखा कि भाई सारे लोग तो हमारे चैनल को छोड़कर उस चैनल पे चले गए हैं, हमारा तो लॉस हो रहा है, और अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी मीडिया हाउस ही बंद हो जाएगी। एक काम करते हैं, हम भी उसी चैनल की तरह सिंपल चीजों को थोड़ा ड्रामेटिक करते हैं। और ये कंपटीशन इस चीज को इतनी दूर ले आई है कि जिस मीडिया का मेन काम न्यूज बताना था, आज वो डब्बे में जा चुका है और पूरी फोकस ज्यादा से ज्यादा ड्रामा और चीजों को एग्जैजरेट करने पे शिफ्ट हो चुकी है। कौन कितना ज्यादा चिल्ला सकता है, कौन कितना ज्यादा लोगों के अंदर इमोशन जनरेट करवा सकता है, कौन कितना ज्यादा ड्रामा कर सकता है। और ये एक कभी खत्म ना होने वाली रेस बन चुकी है जो आज मेन स्ट्रीम मीडिया को सर्कस बना रही है। और इसके अलावा एक और कंपटीशन भी है जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को सबसे पहले टेलीकास्ट करना। जब आप किसी एक चैनल पे न्यूज देख रहे हो पर गलती से आपने किसी और चैनल पे स्विच कर लिया और आप देखते हो कि भाई यहाँ तो काफी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, मैं जिस चैनल पे न्यूज देख रहा था वहाँ तो ये इन्फॉर्मेशन अभी तक पहुंची ही नहीं है। ऐसे में आप प्रीवियस चैनल को छोड़कर न्यू चैनल देखने लगते हो। और एंकर्स भी इस चीज को काफी एम्फसाइज करते हैं कि ये हमारे चैनल पे एक्सक्लूसिव है, कोई चैनल आप तक इतनी फास्ट ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाया, वी आर नंबर 1 वगैरह वगैरह। अब ये सबसे फास्ट होने की भूख मीडिया की सबसे क्रूशियल एलिमेंट फैक्ट चेकिंग, इसे भी डब्बे में डाल चुका है। क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है कि कहीं जब तक इस न्यूज को वेरीफाई करें, जब तक इस इन्फॉर्मेशन की फैक्ट चेकिंग करेंगे, तब तक कोई और चैनल इसे टेलीकास्ट न कर दे। क्योंकि फिर ये क्लेम कैसे करेंगे कि वी आर दी फर्स्ट जिसने आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। फिर वो ऑडियंस के अटेंशन को होल्ड कैसे कर पाएंगे अगर उनसे फास्ट
इन्फॉर्मेशन कोई और चैनल दे रही हो। आई नो ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर आज मीडिया के अंदर फैक्ट चेकिंग एलिमेंट का खत्म हो जाना और मीडिया का इतना ड्रामेटिक हो जाना, ये किसी और के कारण नहीं बल्कि आपके कारण हो रहा है, हमारे कारण हो रहा है। हम ऑथेंटिक और फैक्ट चेकिंग को छोड़कर फास्ट एंड ड्रामेटिक न्यूज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम ऑथेंटिक न्यूज चैनल को छोड़कर उन्हें देखना पसंद कर रहे हैं जो हमें ज्यादा से ज्यादा इंटरटेन कर रही है, पर ये भूल जा रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे इंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है। उसके लिए मूवीज बनाई जाती है और भी कई सारे सोर्सेस हैं इंटरटेनमेंट के। मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने का सोर्स है। ये तो हमने एक एंगल डिस्कस किया हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया के सर्कस बनने के पीछे, पर दूसरी रीजन है मीडिया का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनरशिप होना, यानी ज्यादा से ज्यादा न्यूज चैनल्स की ओनरशिप कुछ गिने चुने बिलियनर्स के पास होना। लेट मी एक्सप्लेन। जिन 400 प्लस चैनल्स की बात हमने की थी, एक्चुअल में उनमें से मेजॉरिटी ऑफ चैनल्स को ओन करने वाली बस 5-6 कंपनीज ही हैं। फॉर एग्जांपल CNN, News 18, CNBC, TV 18, फर्स्ट पोस्ट वगैरह, इन सब को ओन करने वाला रिलायंस इंडस्ट्रीज है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, नवभारत टाइम्स, मिरर नाउ, ET नाउ वगैरह, इन सब को कंट्रोल करने वाला द टाइम्स ग्रुप है। जी न्यूज, जी बिजनेस, WION, DNA वगैरह, इन सब को ओन करने वाला जी ग्रुप है। आज तक इंडिया टुडे, बिजनेस टुडे, ललन टॉप, गुड न्यूज टुडे जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को ओन करती है इंडिया टुडे ग्रुप। इन मेन चैनल्स के अलावा सारे रीजनल लैंग्वेजेस के टॉप चैनल्स भी इन्हीं कंपनीज के अंदर आते हैं। साउथ की सन ग्रुप साउथ के ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को ओन करती है। साथ ही 2022 में अडानी ने NDTV के 65% स्टेक्स भी बाई कर लिए। Gautam Adani is in the midst of a takeover of NDTV. तो कुल मिलाकर 1.4 बिलियन लोगों तक न्यूज पहुंचाने का कंट्रोल इन्हीं 5-6 कंपनीज के हाथों में है। और इन कॉर्पोरेशन के मीडिया के अलावा भी बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल, एनर्जी, टेलीकॉम वगैरह। अब ऐसे में इन मेन स्ट्रीम चैनल्स के अलावा इनके बाकी बिजनेसेस पे कोई इम्पैक्ट ना आए, इस वजह से वो रूलिंग पार्टी के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर इन दोनों ने हाथ मिला लिया तो गवर्नमेंट को भी फायदा है, उनसे कोई न्यूज चैनल हार्श सवाल नहीं पूछेगा, और इन फेमस कंपनीज को भी फायदा है, इन्हें अपनी बिजनेस में ज्यादा लीगल इश्यूज फेस नहीं करना पड़ेगा। और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ईमानदारी के साथ काम कर रहे न्यूज एडिटर्स पर होता है। तो आपका गुस्सा इन न्यूज एंकर्स पे जायज है, पर ये तो बस प्यादा है, मास्टरमाइंड कोई और ही है। इस पूरे चीज को कंट्रोल कोई और ही कर रहा है, और अगर वो प्यादा सही से वर्क ना करे तो नतीजा होगा रूबेन बैनर्जी, नतीजा होगा रवीश कुमार, नतीजा होगा प्रसून बाजपेयी, और ऐसे नामों की पूरी लिस्ट पड़ी है। ऐसे में ना चाह कर भी मीडिया को एक सर्कस बनना पड़ रहा है। न्यूज को डब्बे में रख कर लोगों को चीप इंटरटेनमेंट देना पड़ रहा है ताकि लोग इंटरटेन होते रहें और ज्यादा सवाल ना पूछें। इसी वजह से पिछले कई सालों से मीडिया पॉलिटिशियंस को ग्लोरीफाई करने लगी है, बेमतलब की नॉनसेंस चीजों को एक एक महीने तक कवरेज देने लगा है। आप अपने फैक्ट्स हर कैमरा पे बदल लेती हैं, ऐसा क्यों सीमा हैदर जी? और अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन्फ्लेशन, करप्शन, इन जैसे क्रूशियल क्वेश्चंस को अवॉइड करने लगा है। और जो इन टॉपिक्स पर थोड़े ओपन होकर क्वेश्चंस पूछते हैं उन्हें एंटी नेशनल, एजेंडा ड्रिवन कहा जाने लगा है। उन पर लीगल एक्शंस लिए जाने लगे हैं। ऑनलाइन हैरेसमेंट और सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज किया जाता है। It's extremely common in India. Dozens of journalists have been targeted, including me. The whole idea of journalism was based on a public that will respond to our journalism and then ask questions of the government. What is happening today is that people are asking questions of us. Why are these people doing these stories? What is their intention? What are they looking for? आज इंडिया में देशभक्ति का मतलब सरकार के बातों में हाँ मिलाना बन चुका है, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि ऐसे माइंडसेट रखने के कारण वो खुद अपनी और अपने फ्यूचर जेनरेशन की भी नुकसान कर रहे हैं। तो अब ऐसे में क्वेश्चन ये आता है कि कैसे हम इस टूटती हुई फोर्थ पिलर को बचाएं, क्योंकि अगर ये पिलर पूरी तरह टूट गई तो डेमोक्रेसी कोलैप्स हो जाएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह वर्क करती है और उसके बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वो तो हमने समझ लिया, साथ ही हमने ये भी समझा कि उनके सर्कस बनने के पीछे आखिर क्या रीजन है। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि हमारी फोर्थ पिलर वापस से स्ट्रॉन्ग हो जाए। वेल, मेरे अकॉर्डिंग कुछ चीजें हैं जो अगर हमने आज से करना शुरू किया तो अचानक तो नहीं, पर कुछ वक्त के अंदर हम फिर से वो पावरफुल मीडिया देख सकते हैं जिनके अंदर ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत थी जो किसी की भी हलक सुखा दे। पहली चीज कि हम उन सारे मीडिया हाउसेस को, उन सारे न्यूज चैनल्स को बॉयकॉट करना शुरू करें जो न्यूज के नाम पर
बस इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही है, जो फैक्ट चेकिंग से ज्यादा इस बात को प्रायोरिटाइज करती है कि देखो हमने आप तक इस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले पहुंचा दिया। आपके रिलेटिव्स में आपके मम्मी पापा, आपके आसपास रह रहे लोग, आपके दोस्त जो भी इन चैनल्स को देखते हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें इन चैनल्स के बिहाइंड द सीन के बारे में पता चल सके और वो भी इस फोर्थ पिलर को मजबूत करने में अपना योगदान दे सके। आज हमारे सामने कई इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस है जो किसी भी बड़े कॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई नहीं है, जो ईमानदारी के साथ हम तक फैक्ट बेस्ड न्यूज पहुंचाने का काम कर रही है। हमें उन्हें सपोर्ट करना है, हमें उन्हें ये भरोसा दिलाना है कि दे आर नॉट अलोन, हम सब उनके साथ हैं। और अगर सच बोलने के कारण, अगर ईमानदारी के साथ रिपोर्टिंग करने के कारण उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके लिए आवाज उठाएंगे। और आखिरी चीज, आज हम सबके पास फोन है, हम सबके पास सोशल मीडिया है, तो इसे सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए यूज ना करके सच्चाई को स्प्रेड करने के लिए यूज करें। जहां बहुत सारे लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज र्यूमर्स और हेट फैलाने के लिए कर रहे हैं, आप इसका यूज उन र्यूमर्स की सच्चाई सामने लाने के लिए और एक्चुअल फैक्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मेरे तो 100 ही फॉलोअर्स हैं, बट लेट मी टेल यू, अगर आपने उन 100 लोगों को भी र्यूमर्स से बाहर निकाल दिया, हेट से बाहर निकाल दिया, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर हमने ये सारे एक्शंस नहीं लिए और चुपचाप सब देखते रहे तो धीरे धीरे ये फोर्थ पिलर खत्म कर दिया जाएगा और हमारे पास बस उतना ही इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाएगा जितने में पावर में बैठे लोगों को कोई खतरा ना हो, इतना ही इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाएगा जितने में पावर में बैठे लोगों से कोई क्वेश्चन न पूछा जाए। और अगर आपको ये सारी बातें इम्प्रैक्टिकल लग रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे सकलैन भाई ऐसा नहीं हो सकता है, देन लेट मी टेल यू, ये चीजें पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी है और देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप रूल बुक जिसको यूज करके इवन आप भी पूरे देश के लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। देश के करोड़ों लोग किस चीज को सच मान रहे हैं और किस चीज को झूठ, ये कंट्रोल कर सकते हो। जानना चाहोगे वो स्टेप बाय स्टेप रूल बुक क्या है? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा एंड तक देखने के लिए। एंड हमने पूरी कोशिश की कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप तक इस डॉक्यूमेंट्री को पहुंचाएं। और जैसा कि मैंने लास्ट डॉक्यूमेंट्री में बोला था कि कोशिश कर रहा हूं प्रोसेस बिल्ड करने का, ताकि डॉक्यूमेंट्रीज में उतना ज्यादा वक्त ना लगे जितना वक्त अब तक लगता आ रहा था। एंड लेट मी नो कैसा लगा ये डॉक्यूमेंट्री, आप लोगों को कमेंट में जरूर बताएं। सो इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय।